Hello students, today I will explain you SST part history lesson number 1 when, where and how। आज इसमें आप क्या पढ़ेंगे? तो remembering skill, recall the important events about which you studied last year and complete this list in your notebook। जैसे किसके बारे में पढ़ेंगे? Prehistoric humans, discovery of fire, Neolithic, रिवोल्यूशन, इमरजेंस ऑफ सेटलमेंट, द अर्लियर सिविलाइजेशन इन डूज वैलीज। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए कंटिन्यूटी एंड चेंजेस। इन क्लास 6 वी लर्न अबाउट द एंशियंट पीरियड। दिस ईयर वी विल स्टडी अबाउट इंडिया इन द medieval period, which will be very different from what we studied last year. We shall cover the period from 700 Common Era to 800 Common Era, a period of about 1100 years, means 1100. We will read about new people, new cultures and new political system. अब देखिए आप इसमें क्या पढ़ेंगे। तो जो मिडीवियल पीरियड है, जैसे हिस्ट्री में 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, एंशियंट पीरियड, मिडीवियल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। जो मिडीवियल पीरियड को क्या बोलते हैं? मिडिल पीरियड। इट इज आल्सो नोन एज मिडिल पीरियड। तो ये मिडिल पीरियड जो है वो कहाँ से बिगनिंग होती है? 700 कॉमन एरा टू 800। तो इसमें कितने ईयर्स का हो रहा है? 1100 ईयर्स का। तो 1100 ईयर्स का जो पीरियड था उसको हम क्या बोलते हैं? मिडीवियल पीरियड, मींस मिडिल पीरियड। और 1800 के बाद का पीरियड जो अब टिल नाउ, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियड। तो अब देखिए इसमें क्या क्या चेंज होते रहे, कंटिन्यूअसली चेंज होते रहे। मिडीवियल पीरियड में क्या क्या हुआ? नए लोग आए, न्यू कल्चर आया और न्यू पॉलिटिकल सिस्टम आया। कोई भी चीज हो वो धीरे धीरे क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है टाइम के विद इन द टाइम। ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल केम टू इंडिया एंड brought with them different cultures. We have already read that in the ancient period. मैंने जैसे बताया था आपको 3 पीरियड होते हैं, एंशियंट पीरियड, मिडीवियल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो किसके ऊपर है? मिडीवियल पीरियड। इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विथ अरेबिया एंड द अरब्स came to India as traders. From 1000 Common Era onwards, there were Turkish invasions in India. The invaders brought with them a new religion, Islam, which became an integral part of India cultural heritage. Heritage means virasat. By the 12th century. With the passage of time, the integration of different cultures made a significant impact on our country. तो अब इंडिया है ट्रेड, कहाँ से ट्रेड आए? अरेबिया से है। और कौन लाया? अरब्स अपना ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए। कब आए? 1000 कॉमन एरा। और उसके बाद देयर वर टर्किश इन्वेंशन मीन्स आक्रमणकारी। फिर इंडिया में कौन आए? टर्क्स आए। तो द इन्वेडर्स ब्रॉट विथ, और जब वो लोग आए तो एक अपने साथ नया रिलीजियंस लाए। वो कौन सा रिलीजियंस का था? इस्लाम। तो इस्लाम किस पीरियड में आया? मिडीवियल पीरियड में। ये आपको याद रखना है। इस्लाम किस पीरियड में आया? मिडीवियल पीरियड में। विच बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया कल्चरल हेरिटेज बाय द 12th century. The medieval period was marked by a long struggle between a number of powers, the Palas, the Prithviraj and the Rashtrakuta, to control North India. Our focus will not remain limited to North India alone. We will also travel down south to understand the processes of political and economic development of the region.
we will read about the imperial Cholas whose sent trade mission to फॉरवे continue। तो इस मिडीवियल पीरियड में कई सारे जो पावरफुल थे किंग्स थे उनके बीच में स्ट्रगल हुआ। तो और जो मेन 3 डेनेस्टी मीन्स एक ही फैमिली के रूलिंग करना है, जैसे उसके ग्रैंडफादर, फादर, उसका बेटा, तो उसको बोलते हैं डेनेस्टी। एक ही फैमिली के रूल करना है। तो कौन सी पावरफुल डेनेस्टीज आई? पालाज, पृथ्वीराज और राष्ट्रकूटा। तो इन तीनों ने कहां पर कंट्रोल किया? नॉर्थ इंडिया में है। इन्होंने फोकस कहां पर किया? नॉर्थ इंडिया में। In the chapter to come, we will learn about the rise and fall of 2 great dynasties, the Turks who established the Delhi Sultanate and the Mughals who contributed immensely to the heritage of this land। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद 2 ग्रेट डेनेस्टी आई, वो कौन सी थी? तुर्क्स, जिन्होंने जो फाउंडर थे, किसके फाउंडर थे? दिल्ली सल्तनत के, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। उसके बाद मुगल्स आए, उन्होंने कहां पे कंट्रोल किया? उसी लैंड पे। वी विल आल्सो रीड अबाउट द centralized administrative system introduced by the new rulers and the battles they fought with the kings and the petty chiefs, the grandeur of their rule and the splendor of their art and architecture we will also form a part of our study। तो जब ये मुगल्स एंड टर्क्स आए तो उन्होंने अपना रूल किया। रूल और कैसे किया? जब बैटल मीन्स युद्ध लड़ते थे, फिर हरा देते थे, और अपनी शान शौकत दिखाने के लिए, अपनी वैभव दिखाने के लिए क्या करते थे? आर्ट, आर्किटेक्चर, कई कलाकृतियां बनवाते थे। तो ये सब उनका ये वी विल आल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ अवर स्टडी। तो ये भी हमारा क्या है? एक स्टडी का पार्ट है जो हम अब पढ़ेंगे। तो all through this period there was a fusion of new and exciting traditions। Traditions means जो अपना एक traditions होता है पारंपरिक, which is evident even today। Some of the food we eat, parathas, gulab jamuns, kebabs, biryani, शाही टुकड़ा and other delicious Mughals food। मुगल फूड। तो ये जो अब के दौर में जो हम ये सारा फूड खा रहे हैं, तो ये सब कौन लाया था? किसकी ये ट्रेडिशनल था? मुगल्स का। ये इसको मुगल्स फूड था। कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंसेस। द सलवार कमीज, कुर्ता पैजामा, जरदोरी, एम्ब्रॉयडरी एंड कफ्तान दैट वी वियर टुडे हैव बीन पास्ड डाउन द एज। है तो आज भी हम ये वाली जो ड्रेसेस है आज भी पहन रहे हैं। तो ये किसका था? ये जो तुर्क्स और मुगल्स आए थे उनका ही ट्रेडिशनल था और उनका ही ये था। लाइक द ताज महल, द रेड फोर्ट एंड द गोल गुम्बज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडो इस्लामिक इंटीग्रेशन। द बर्थ ऑफ द उर्दू लैंग्वेज इज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ दिस इंटरमिंगलिंग मीन्स इंटरमिक्स, दोनों को एक दूसरे को मिक्स करना ऑफ कल्चर। तो वो जो उर्दू का कल्चर था, तो उर्दू और हिंदी मीन्स इंडो और इस्लामिक मीन्स मुस्लिम, जो मुस्लिम का जो क्या है ये रिलीजन है इस्लाम। रिजल्ट ऑफ दिस मिंगलिंग ऑफ कल्चर्स। एज वी स्टडी these changes we will also notice how some things continued as before। तो ये इस्लाम कब आया? इस्लाम मिडीवियल पीरियड में आया। और कौन लेके आया था? तुर्क्स एंड मुगल्स। We will study the growth of trade and commerce during this period and the emergence of town with specific functions such as Hampi and Masulipatam। We will also trace important social trends including changes in the caste system, the movements of people in the subcontinent
एंड द डेवलपमेंट इन द ट्राइबल कम्युनिटीज। तो जो कास्ट सिस्टम आया तो वो भी किस पीरियड में आया? मिडीवियल पीरियड। ये तो सारा कुछ हम किस में पढ़ रहे हैं, किस पीरियड में है? मिडीवियल पीरियड। जो नए टाउन्स का इमरजेंस हुआ तो वो कौन से टाउन्स थे? हम्पी एंड मसूलीपट्टनम। तो हम्पी एंड मसूलीपट्टनम का कब हुआ? मिडीवियल पीरियड में। ये क्या है? टाउन्स थे। अब देखिए रिलीजियस डेवलपमेंट। रिलीजियस डेवलपमेंट कैसे धीरे धीरे विकास हुआ? ऑफ द एज एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू philosophies and movement such as Bhakti, Sufism and Sikhism will also be an area of our study. A number of languages such as Gujarati, Marathi, Kannada, Bengali, Rajasthani, Oriya and Assamese developed in different regions and flourished. तो ये अब 3 रीजन्स, 3 रिलीजियस का डेवलपमेंट हुआ। वो 3 रिलीजियस कौन है? भक्ति, सूफिज्म एंड सिखिज्म। तो भक्ति, सूफिज्म और सिखिज्म किस पीरियड में आए? मिडीवियल पीरियड में आए। और अब इसमें कौन से कई सारी लैंग्वेजेस का ओरिजिन हुआ, जैसे गुजराती है, मराठी, ये सारी तो किसमें? मिडीवियल पीरियड में। तो we will also see how regional kingdoms began to flourish as rulers asserted their independence and broke away from empires. The range of historical source available. तो फिर क्या हुआ? जो रीजनल किंगडम्स होते थे, जो अपने स्थानीय किंगडम्स होते थे, वो धीरे धीरे क्या हो गए? उसमें रीजनल में ब्रेक हो गए और वो इंडिपेंडेंस, अपना एक इंडिपेंडेंट मीन्स अब किंगडम बनाने लगे। एक बड़ा किंग तोड़ करके एक न्यू किंगडम का जन्म देने लगे, जो रीजनल किंगडम्स थे। फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड एक्सट्रीमली वेस्ट फ्रॉम ट्रेवलर्स अकाउंट्स, कोड, क्रॉनिकल्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कैलीग्राफी टू लेविश पैलेसेस, टेम्पल्स, टॉम्ब्स एंड मॉन्यूमेंट्स। तो इस पीरियड में अब देखिए फ्रॉम ट्रेवलर्स आए, मीन्स बाहर से आए। तो कौन थे? अकाउंटेंट थे, कोर्ट क्रॉनिकल जो इतिहासकार जो उस कोर्ट में रहते थे, इंस्क्रिप्शंस एंड कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मीन जो स्टाइलिस्ट से हैंड राइटिंग को लिखना, जैसे हम लोग अब वो लिखते हैं स्टाइल बना बना के। टू लेविश पैलेसेस, टेम्पल्स, टॉम्ब्स एंड मॉन्यूमेंट्स। चेंजिंग नेम्स ऑफ द लैंड। कैसे जो लैंड का नेम चेंज होता रहा? As we study the history of our land, we will notice that India was known by different names during different periods of history. तो इंडिया का जो नाम है वो डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट नेम्स उसका लिया गया। जैसे द अर्ली संस्कृत टेक्स्ट during the Vedic period called the tracts of land between the Vindhyas and the Himalayas या आर्यव्रत और द लैंड ऑफ द आर्यंस। तो ये वैदिक पीरियड में उसे क्या बुलाया जाता था अपने इंडिया को, जो आज हम इंडिया और भारत बुलाते हैं, आर्यव्रत या लैंड ऑफ द आर्यंस की भूमि। ये वैदिक पीरियड में बोलते थे। ड्यूरिंग द इरा ऑफ द पुराण्स द सब कॉन्टिनेंट वॉज कॉल्ड भारतवर्षम। तो पुराण में क्या है? सब कॉन्टिनेंट मीन उप महाद्वीप क्या बुलाते थे? भारतवर्षम। And this term was used to distinguish it from other continents. With the coming of the invaders from Central and West Asia, there was a change in the term used to describe the subcontinent. The Persian accounts of the period refer to एक पर्शियन अकाउंट्स था, उसने इस पीरियड में क्या बोला? मीन्स मिडीवियल पीरियड में हिंद और हिंदुस्तान। हिंद एक पर्शियन डिराइव फ्रॉम इंडो आर्यंस, इंडो से आर्यन टर्म सिंध एंड स्टैन बीन्स लैंड। स्टैन का मतलब होता है लैंड। इन द 13th century हिंदुस्तान डिनोटेड एरियाज अराउंड और बियॉन्ड द इंदुज रिवर। तो जो हिंद वर्ड था वो कहां से आया? एक पर्शियन वर्ड था, पर्शियन वर्ड। स्टैन मीन्स लैंड।
The subsequent rulers in the Sultanate and the Mughal periods referred to their realm as Hindustan. Often it referred to the geographical region of northern India from the Himalayas to the Deccan Plateau and from Punjab to Assam. The term has also been applied at other times for the entire Indian subcontinent. In Sanskrit literature, the country is called Bharat. तो संस्कृत साहित्य में क्या बोला गया? भारत. The Indian Constitution uses both India and Bharat to describe the country. लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा? इंडिया इज हिंदुस्तान, भारत और इंडिया. हम लोग भारत बोलते हैं और इंडिया, इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत. तो ये किसने दिया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तब तो आपको ये याद रखना है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत और इंडिया. अब देखिए सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. उस हिस्ट्री के सोर्सेस कहाँ से आते थे? वी नो दैट हिस्टोरियन में जो हिस्ट्री की स्टडी करते थे, जो लिखते थे, यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस सच एज लिटरेचर, coins, paintings, inscriptions, etc. to write about the history of a country. There are plenty of literary and archaeological mean जो पास्ट के जो ऑब्जेक्ट्स होते थे उनकी स्टडी करते थे, जो खुदाई में कब मिलती थी उनकी स्टडी करते थे. सोर्सेस फॉर द स्टडी ऑफ मिडीवियल इंडिया. सम ओरल सोर्सेस फॉर दिस पीरियड आर आल्सो अवेलेबल. तो जो हिस्टोरियंस होते थे वो कहाँ, उनका सोर्सेस कहाँ था, कहाँ से वो इंफॉर्मेशन को लेते थे, कहाँ? तो देखिए कहाँ से लेते थे? क्वाइंस. कभी आपने देखा है किंग की या क्वीन की उस क्वाइंस में कुछ लिखा होता था, तो उस क्वाइन से, पेंटिंग्स में देखते थे, इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पे, स्टोन्स पे लिखते हैं, एटसेट्रा. अब लिटरेरी सोर्सेस मीन साहित्यिक. A variety of literary sources are available to study the period from 700 to 800. Most of these manuscript means handwritten records. Books and scrolls are available. Archival records जो गवर्नमेंट के पास होते थे, in museum and librarians in India and abroad. अब वैरायटी ऑफ लिटरेरी में जो लिखे हुए थे, जो साहित्यिक सोर्सेस होते थे, वहां से स्टडी इस पीरियड में 700 से 1800 के जो बीच का जो पीरियड था, उस कहाँ से सोर्सेस कलेक्ट किए गए? जो लिटरेरी था. जैसे उन्होंने बुक्स लिखी थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे थे, और या फिर उसमें लिखे थे आर्कीवियल रिकॉर्ड्स के थ्रू वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करते थे. कोर्ट क्रॉनिकल्स. Court historians and poets often wrote the history of the rulers or the ruling dynasties of the kingdoms in which they lived. Such textual records are called court chronicles. तो court chronicles जो वहाँ पे जो अपना रूल करते थे, उन्हीं के कोर्ट में वो लोग रहते थे और उसी राजा का, किंग का या उसी के ऊपर लिखते थे. और कौन कौन रहता था? पोएट्स रहते थे, कवि रहते थे, और उसके बारे में वो सब लिखते थे. तो ये भी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती थी? जो कोर्ट क्रॉनिकल्स के थ्रू लिखी गई जो बुक्स होती थी या उनकी ऑटोबायोग्राफी होती थी, उसके थ्रू भी हिस्टोरियंस कलेक्ट करते थे इंफॉर्मेशन. मिनहाज अस-सिराज तबाकत या नाशिरी गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली सल्तनत. तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? जो मिनाज इस सिराज ने लिखी थी. तो इस्लामीज फुतह अस-सल्तन डील्स विद द पीरियड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द राइज ऑफ द गजनविड्स टू द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. जियाउद्दीन बरानीस तारीख ई फिरोज शाह टेल्स अबाउट फिरोज शाह तुगलक्स रेन. तो ये सब क्या बताते हैं? उस राजा ने या उस शासक ने, एम्पायर ने कैसे शासक किया, वो कैसे रहते थे, वो क्या करते थे,
है, उनका पावर कितना था। अबुल फजल्स आइन इन अकबरी एंड अकबरनामा, तो ये किसने लिखा था? अबुल फजल। तो ये कौन होते थे? कोर्ट क्रॉनिकल्स होते थे, जो उसी राजा के बारे में, जहाँ पे वो रहते थे, उसके बारे में सब लिखते थे। आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स डीलिंग विथ अकबर्स रेन, अकबर्स रेन मीन अकबर के शासन काल में। अनदर इम्पोर्टेंट कंटेम्पररी वर्क इज बदुनिस मुकातबा एंड तारीख, द पदशनमा एंड द अलमगीरनामा कवर शाहजहां एंड द अर्ली ईयर्स ऑफ औरंगजेब्स रेन। तो इन्होंने क्या था, जो पद्मसना और अलमगीरनामा कवर किसका कवर किया था? शाहजहां और औरंगजेब। शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब, जो मुगल शासक आए। हिस्टोरियंस हैव ऑब्जर्व्ड द कोर्ट, हिस्टोरियंस flattered the rules and such some of these accounts may be exaggerated. They also do not tell us much about the life of the common people. However, court chronicles are still considered to be useful as they help us to understand the administration, measure, laws and military campaigns undertaken by rulers. तो वो common people के नहीं लिखते थे, जो कोर्ट क्रॉनिकल्स होते थे, वो सिर्फ उसी किंगडम में जो रहते थे, उसी कोर्ट में, उन्हीं के ऊपर, उसी शासक के ऊपर वो लिखते थे कि कैसे उनकी मिलिट्री काम करती थी, कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या क्या उनके रूल थे। मेमोरीज एंड ऑटोबायोग्राफी में उसकी जीवनी। Memories and life historians written by the rulers themselves are important sources of information for this period. Babar's memory. The Babarnama throws light on the natural landscape of India and the observations of the king. जहांगीर ऑटोबायोग्राफी, जहांगीरनामा, जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी को क्या बोला गया? जहांगीरनामा। जैसे अकबर की अकबरनामा, बाबर की बाबरनामा। तो गिव्स अस ए गुड आइडिया अबाउट जहांगीर्स रेन। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द अफेयर्स ऑफ द रॉयल। अब आप इसमें देखिए, जो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, अकबर बहुत एक फेमस शासक हुआ था, बहुत एक फेमस था। तो उसने देखिए कैसे मिनिएचर, एक मीन्स कैनवस पे, वो पूरी कैसे उनका कोर्ट लगता था, कहाँ पर अकबर बैठते थे, कैसे उनके वो जो मिनिस्टर थे वो कैसे रहते थे। तो इस मिनिएचर के जरिए उन्होंने शो किया है। तो उसको अब उसने क्या लिखा? अकबरनामा, मीन्स अकबर की जो बायोग्राफी लिखी उसको क्या बोला? अकबरनामा। जैसे हुमायूं के ऊपर लिखा तो क्या बोला? हुमायूंनामा। तो अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर, और किससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है? ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। अब देखिए किसके थ्रू? अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर, जो ट्रेवलर मीन्स बाहर से आए। मैनी फॉरेन ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड। तो इस मिडीवियल पीरियड में कई सारे फॉरेनर्स भी आए। दीज ट्रेवलर्स समटाइम्स आल्सो विजिटेड द कोर्ट्स ऑफ द किंग। तो ये जो ट्रेवलर्स थे, ये कहाँ विजिटेड, कहाँ पे भी जाते थे घूमने के लिए? जो राजा का कोर्ट होता था। They have left behind detailed accounts of their experience in India। और वो कुछ लिख करके जाते थे, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कहीं बाहर है किसी मोन्यूमेंट्स में, तो वो कुछ लिखते हैं डायरी में। तो वैसे ही जो फॉरेनर आते थे वो भी कुछ लिख करके जाते थे इंडिया के बारे में। तो उससे भी हिस्टोरियंस को इंफॉर्मेशन मिली कि कैसे राजा शासन करते थे क्या। Historians rely on the writings of the foreign travelers for a fair and unbiased accounts of a kings। जो फॉरेन ट्रेवलर थे वो निष्पक्ष, मीन्स कोई पक्ष में नहीं लिखते थे कि राजा ने बहुत अच्छा काम किया तो वही हम लिखेंगे, निष्पक्ष वो लिखते थे। These accounts give information about the political, economic and social life of the people। तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती थी? किस बारे में? कि उनका पॉलिटिकल कैसा था, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ कैसी थी वहाँ के लोगों की।
Historians often compare them with the accounts written by court historians. Al-Biruni, who visited India with Muhammad Mahmud of Ghazni in the 11th century, wrote extensively about Indian people in his book. जो अल-बिरूनी था तो उसने इंडियन के जो लोग थे उस बुक में उसने लिखा. कौन सी बुक थी? तहकीक-ई-हिंद. उस बुक का क्या नाम था जो अल-बिरूनी ने लिखी थी? तहकीक-आ-हिंद. Some well-known foreigner travelers who visited India during the medieval period were. तो इस medieval period में जो फेमस जो ट्रैवलर फॉरेन ट्रैवलर थे, फॉरेन में अपनी कंट्री से जो बाहर के लोग थे, तो कौन आया? इब्न बतूता. कहाँ का था वो? मोरक्को का. निकोलो कॉन्टी ऑफ इटली का था. निकोलो कॉन्टी कहाँ से आया था? इटली. अब्दुल रज्जाक ऑफ पर्शिया से एंड अथानसिस निकेतन ऑफ रसिया से. तो ये जो फेमस ये ट्रैवलर थे, फॉरेन ट्रैवलर, ये इंडिया में आए और ये सब इंफॉर्मेशन लिख करके गए. द यूरोपियन ट्रैवलर्स हु केम टू इंडिया फ्रॉम द 16th century onwards have left a mine of information for us. तो यूरोपियन जो ट्रैवलर थे वो किस सेंचुरी में आए? 16th century में यूरोपियन ट्रैवलर आए. They works of Jesuit missionaries and travelers like Barbosa, Ralph Fitch, Thomas Rowe, Tavernier Bernier and Manusi have described the condition of the people. तो इन सब ने ये लिखा किसके बारे में? इंडिया के लोगों को बारे में, उनकी कंडीशन कैसी थी उसके बारे में डिस्क्राइब दिया. The state of trade and commerce and the magnificence of the court. अब देखिए रीजनल लिटरेचर. पोएम्स, स्टोरीज एंड ड्रामा आल्सो हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ एंड टाइम ऑफ द एज. जयदेव गीत गोविंद, जो जयदेव थे उन्होंने क्या लिखी थी? गीत गोविंद. तो रीजनल लिटरेचर, पोएम, स्टोरी और ड्रामा ये भी हम हेल्प करते थे हमें इंफॉर्मेशन कि उस टाइम पे कैसे क्या होता था. चंदबरदाई, पृथ्वीराज रासो and the work of Kannada poets Pampa and Baswana are some of the gems of the period. This period saw a profusion of literature in regional languages such as Tamil, Telugu, Punjabi, Odia, Assamese and Maithili, which we will read about in the later chapter. रीजनल लिटरेचर में कई सारी लैंग्वेजेस में उन्होंने साहित्य को लिखा, अलग अलग लैंग्वेजेस में. रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक लिटरेचर. ड्यूरिंग दिस पीरियड, जैसा कि आपको पता है कि भक्ति, सूफी ये आया था, ये सबसे पॉपुलर हुआ था. भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स बिकम पॉपुलर. द भक्ति एंड द सूफी सेंट्स wrote a lot of poetry which reflects the times they lived in. Even the Ramayana and the Mahabharata were translated into regional languages during the. यहाँ तक कि जो रामायण और महाभारत थी वो भी किस पीरियड में ट्रांसलेट की गई? इसी पीरियड में. कौन से पीरियड में? मिडीवियल पीरियड में इसका ट्रांसलेशन हुआ कि तमिल में लिख दी, तेलुगु में लिख दी, कन्नड़ में लिख दी है. कैलीग्राफी, many of the handwritten manuscripts in the medieval period were stylish, written and beautiful decorated. जो हैंड रिटिंग की जो वो होती थे उसको अच्छे से ब्यूटीफुली उसको डेकोरेट करके लिखते थे, तो उसको बोलते हैं कैलीग्राफी. दिस काइंड ऑफ डेकोरेटिव राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी. तो उस टाइप की जो डेकोरेटिव राइटिंग होती थी, डेकोरेटिव राइटिंग होती थी, उसको क्या बोलते थे? कैलीग्राफी. कैलीग्राफी मीन्स डेकोरेटिव राइटिंग. दो द tradition of calligraphy is cited in ancient India. The Persian influence gave rise to a distinctive style. Calligraphy was used extensively to decorate monuments, pillars, and tombs. The calligraphies used floral and geometric design. जो calligraphy लिखी जाती थी वो कैसे लिखी जाती? floral and geometric designs में लिखते थे. देखिए आप इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल ऑफ द कुतुब मीनार में देखिए लिखी हुई है? जो कुतुब मीनार मॉन्यूमेंट्स है उसमें
ये लिखा हुआ है। आर्कीवल रिकॉर्ड्स, देयर आर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आर आर्कीवल records related to certain dynasties of medieval India. These documents include royal orders, treaties between kingdoms, court records, and revenue record. Revenue means tax lena. They give us important information about the administrative policies of those days and help to reconstruct history. तो किसके बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज कैसी होती थी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? आर्कीवियल रिकॉर्ड, जो गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट्स रहते थे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल मैंने बताया जो पास्ट के जो ऑब्जेक्ट्स होते थे उनकी स्टडी करना। वी नो दैट आर्कियोलॉजी डील्स विद द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट सिविलाइजेशन, कॉइन्स, पोएट्री, ज्वेलरी, टॉयज, स्टैचू, ruins of old buildings, etc. that have been excavated by archaeologists throw light on life in the past. Archaeological sources include monuments, coins, inscriptions and objects of art such as painting and sculpture. तो जो आर्कियोलॉजिकल होते थे, आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, वो कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे? कॉइन से, उसमें जो राजा की या कुछ लिखा हुआ होता था। इंस्क्रिप्शन, जो पत्थरों पे लिखते थे, वॉल्स पे लिखते थे। एंड जो ओल्ड ऑब्जेक्ट, जो पास्ट की जो ऑब्जेक्ट्स होती थी कि उनकी आर्ट कैसी है, वो कैसी पेंटिंग्स बनाते हैं, वो स्कल्पचर्स कैसे लिखते हैं, उनकी ज्वेलरी देख के, पोएट्री देख के कैसे वो पोएट्री का यूज करते थे, कैसे वो ज्वेलरी पहनते थे। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिस तो सारी इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती थी? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से। मीन्स जो पास की ऑब्जेक्ट्स होती थी जैसे क्वाइंस, पोएट्री, ज्वेलरी, टॉयज, इंस्क्रिप्शंस या अदर पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। इंस्क्रिप्शंस, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। तो इंस्क्रिप्शन की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? ये एपिग्राफी। तो द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन जो हम दीवारों में वो लोग लिखते थे, या दीवारों पे या पत्थरों पे जो लिख करके जाते थे उसको बोलते थे इंस्क्रिप्शन, मीन्स शिलालेख। वो कभी मिटता नहीं है। इंस्क्रिप्शंस इन वेरियस लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स टेल अस अबाउट द डिफरेंट डायनेस्टीज एंड देयर हिस्ट्री। डायनेस्टी जानते हैं आप? एक ही फैमिली के कई लोगों का रूल करना। दे रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ द रूलर्स, रॉयल proclamations and gifts made by the king to temple, villages and scholars. Inscriptions also throw light on the social and economic condition of the people. For the, तो उस inscriptions में क्या लिखा था कि लोग कैसे सोशल, उनकी सोशल, सामाजिक और आर्थिक कंडीशंस कैसी थी। फॉर द मिडीवियल पीरियड वी हैव प्लेनिटी ऑफ मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम द चोला इंस्क्रिप्शंस टू द इंस्क्रिप्शंस ऑन द वॉल्स ऑफ द ताजमहल, द रेड फोर्ट एंड द राजपूत पैलेसेस में भी आपने देखा होगा कि ये सब लिखे होते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, जो स्टोन्स पर और वॉल्स पर लिखा होते हैं। हिंदी में बोलते हैं शिलालेख। आपने देखा होगा कुतुब मीनार में भी उर्दू में लिखा हुआ है। मोनूमेंट्स में स्मारक। अब ये सारे किस पीरियड में हो रहा है? मिडीवियल पीरियड में। द ब्यूटीफुल पैलेसेस, फोर्ट्स, टेम्पल्स, मॉस्क्स, tombs and other buildings of the medieval period tell us about the architectural styles used by the people who built these structures. तो इनकी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के बारे में भी पता चलता था कि वो कैसे कितने सुंदर सुंदर से अपने महल, किले, मंदिर, मस्जिदें ये सारे बनवाते थे। तो उनकी इंजीनियरिंग का कि किस टाइप का वो करते थे, कैसी उनकी कारीगरी थी। Some of the famous monuments of the medieval periods are the Purana Killa, Red Fort and the Jama Masjid in Delhi, the Taj Mahal in Agra, the Bridheshwar Temple in Tanjore and Hawa Mahal in Jaipur, and the forts of Jaisalmer and Gwalior are also very famous. तो ये सारे जो ये monuments हैं तो ये किस पीरियड में बने थे? मिडीवियल पीरियड में।
apart from being an integral part of our cultural heritage. ये हमारी क्या होती है, विरासत है. These buildings tell us about the level of technological development and engineering skill of the times. तो ये क्या हमें बताता है कि उस समय पर उनकी इंजीनियरिंग, उनका विकास और उनकी तकनीकी कैसे थी, उनका लेवल क्या था. The inscriptions on the walls of these monuments also give us an accurate idea about the life of the people. जो इंस्क्रिप्शन थे मॉन्यूमेंट्स में, जो लिखे होते थे इंस्क्रिप्शन, वो वहाँ के लोगों का एक अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल की, वहाँ की लाइफ के बारे में बताता है. न्यूमिस्टेटिक्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स, मीन्स कॉइन्स जो होते थे, पुराने कॉइन्स होते थे, उनकी स्टडी करना न्यूमिस्टेटिक्स बोलते हैं. जैसे द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को क्या बोलते हैं, एपिग्राफी. वैसे ही द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स. द राइटिंग्स ऑन द कॉइन्स गिव अस द नेम ऑफ द किंग और क्वीन हु इशूड देम. तो उस कॉइन्स के बारे में पता चलता था, जो उसकी राजा की या किंग की, क्वीन की फोटो बनी होती थी, तो उससे हमें पता चलता था कि ये कॉइन्स किसने इशू किया है, मीन्स किसने जारी किया था. तो द कॉइन्स आल्सो मेंशन द डेट्स ऑफ द रेन ऑफ द रूलर्स एंड देयर डायनेस्टी. तो और उस कॉइन्स में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती थी कि कितने साल तक उस रूलर ने वहां पर शासन किया है. विच कैन बी कंपेयर्ड विथ लिटरेरी सोर्सेस. कॉइन गिव अस एन इंसाइट इनटू द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड पॉलिटी ऑफ द पीरियड. फॉर एग्जाम्पल, the coins mined during the reign of Muhammad bin Tughlaq tell us about the state of the economy during his reign. Sometimes the coins of a particular kingdom are found in several palaces, indicating that all those palaces were a part of that kingdom or they had trade relation with it. और हमें क्या क्या वो बताते थे, उस राज या उस जो शासन था उसके बारे में कई सारी प्लेसेस इंडिकेटिंग करते थे. स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स, ये भी क्या है, एक इंफॉर्मेशन है. देयर आर मैनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स दैट बिलोंग टू द मिडीवियल पीरियड. स्कल्पचर्स मीन्स मूर्तियां. The sculptures are mostly figures of kings, queens, god and goddess and were made of bronze. जो स्कल्पचर मूर्तियां किसकी बने होती थी, किस किंग की होती थी, राजा की, रानी की, या किसी देवी और देवताओं की होती थी, है? और किसकी बनी होती थी, ज्यादातर ब्रॉन्ज. ये एक एलॉय है, या फिर स्टोन की और वुड की बनी होती थी. तो द मोस्ट फेमस स्कल्पचर वर द चोलाज ब्रॉन्ज. फॉर एग्जाम्पल द डांसिंग शिवा. ये नटराज की मूर्ति किसने बनवाई थी, जो चोला एम्पायर था उसने. ये बहुत फेमस हुई नटराज की मूर्ति, डांसिंग ऑफ द डांसिंग शिवा. भगवान शिव इसमें डांस करते हुए दिखलाए गए हैं. तो किस पीरियड में आई ये, मिडीवियल पीरियड में. किसकी बनी थी, ब्रॉन्ज की. द पेंटिंग हैड वेरियस थीम्स सच एज कोर्ट सीन्स, पैलेसेस सीन्स, माइथोलॉजिकल टेल्स एंड हंटिंग सीन्स. Many styles of miniature painting evolved during this period. The sculptures and paintings tell us a lot about the life and culture of the period. तो उस पेंटिंग के बारे में, अब पेंटिंग जो जैसा देखता था वही तो पेंटिंग बनाएगा, बिना देखे पेंटिंग कैसे बन जाएगी. तो उसमें क्या क्या, उस पेंटिंग में क्या क्या थीम रहती थी, जैसे कोर्ट का सीन होता था, पैलेस सीन होता था, माइथोलॉजिकल मीन जैसे पुरानी कुछ कहानियां होती थी, और हंटिंग के सीन, शिकार करते हुए दिखाए जाते थे. तो ये हमें बताता था पेंटिंग्स में. ओरल ट्रेडिशन सच एज मैथोलॉजी एंड लीजेंड्स आर ए वैल्यूएबल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस. वी हैव ऑफन हियर्ड स्टोरीज अबाउट द पास्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स. दीज ओरल sources are, however, not considered as authentic and reliable as written sources because these stories tend to change while being told and retold by different people. तो क्या होती थी, जो ओरल सोर्सेस होते थे वो तो चेंज होते रहते थे, हैं,
कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता, बीइंग टोल्ड एंड रीटोल्ड, फिर उसको कोई दोबारा डिफरेंट, कई लोगों के कहते हैं ना कि एक बात जाए तो अगर कई लोगों में बात जाती है तो वो थोड़ी सी कैसे होती जाती है, चेंज हो जाती है, उस बात का जो मीनिंग होता है वो थोड़ा सा चेंज होता जाता है। तो ओरल जो ट्रेडिशंस थे, जो ओरल जो कथाएं थी, वो ऐसे ही धीरे धीरे चेंज होती गई। तो द स्टोरीज ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड हिज वाइफ संयोगिता और द स्टोरीज ऑफ कबीर एंड मीराबाई रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ दिस पीरियड. A good historian thoroughly and carefully uses the different sources of history and then analyze the interprets from judiciously before writing history. Judiciously means carefully और संवेदन से लिखना, ये नहीं कि किसी के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख देना या किसी को बिल्कुल वो लिख देना। तो एक गुड हिस्टोरियंस कौन होता था, जो केयरफुली और अच्छे से लिखे, कोई भी कई डिफरेंट सोर्सेस को कलेक्ट करके और अच्छे से एनालाइज करके तब लिखे। ये आपको लिखना है ग्लॉसरी। अब एक्सरसाइज देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। फ्रॉम 1000 कॉमन एरा ऑनवर्ड्स देयर वर टर्किश इन्वेजन इन इंडिया। तो 1000 में कौन आए थे, टर्किश आए थे इंडिया में। द ताजमहल, द रेड फोर्ट एंड द गोल गुम्बज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडो इस्लामिक, मीन ये किसका फ्यूजन था, इंडो इस्लामिक इंटीग्रेशन का। ड्यूरिंग द इरा ऑफ द पुराण्स द सब कॉन्टिनेंट्स वॉज रिफर्ड टू एज भारतवर्षम। पुराण में क्या रिफर किया गया था अपने इंडिया को, भारतवर्षम। बाबर्स मेमोरी आर नोन एज द बाबरनामा, है किसी के ऊपर उसकी लिखी जाती थी उसको क्या बोलते थे, बाबरनामा। जैसे अकबर के ऊपर तो अकबरनामा। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज नुमिस्टेटिक्स। तो कॉइन्स का स्टडी करना क्या बोलते हैं, नुमिस्टेटिक्स। द रिलीजियस मूवमेंट्स विच इमर्ज्ड इन पीरियड बिटवीन 700, तो कौन से रिलीजियस पीरियड आए थे, भक्ति भी था, सूफिज्म भी था और सिखिज्म भी था। तो कौन सा राइट है, ऑल ऑफ दीज मीन्स तीनों जो रिलीजियस थे वो इस पीरियड में आए थे, मिडीवियल पीरियड में। द ऑथर ऑफ आयन ए अकबरी वॉज, क्या लिखा था इसने, अबुल फजल। अबुल फजल ने ये लिखा था। द मोरक्कन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड वॉज, क्या नाम था उसका, उस मोरक्कन ट्रेवलर का, इब्न बतूता। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग इज नोन एज